हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी विलेयता के बारे में। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे, solubility of solids in liquid। solubility of solids in liquid, ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता। इस ठोसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी होगी क्या। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, विलेयता है क्या। ठीक है, देखते हैं क्या है विलेयता। विलेयता पहले इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, एट द गिवन टेम्परेचर, at the given temperature and pressure, at the given temperature and pressure, maximum amount of solute, maximum amount of solute किसमें, in ग्राम, dissolve in unit volume of particular solvent to form saturated solution। यहाँ पे यही अमाउंट जो सल्यूट का अमाउंट है, ये क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इसे हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, दिए गए ताप तथा दाब पर विलेय की अधिकतम मात्रा किसमें, ग्राम में। अधिकतम मात्रा विशिष्ट या निश्चित विलायक के निश्चित आयतन अथवा क्या कहते हैं, इकाई आयतन में घोली जाए, जिससे कि संतृप्त विलयन प्राप्त हो। विलेय की विलायक में विलेयता, विलेय की इस विलायक में, विलेय की इस ताप तथा दाब पर विलायक, इस विलायक में, कौन सा जो विलायक हमने लिया, विलायक में विलेयता कहलाती है। ओके, तो विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या है, देखिए, एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये वाला, ये जो अमाउंट है, यही अमाउंट क्या कहलाएगा, इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। या हम कहें दिए गए ताप तथा दाब पर विलेय की अधिकतम मात्रा निश्चित विलायक के निश्चित आयतन में घोली जाए, जिससे कि संतृप्त विलयन प्राप्त हो, तो विलेय की इस ताप तथा दाब पर विलायक में विलेयता कहलाती है। ये तो है इसकी डेफिनेशन। देखिए विलेयता क्या होती है। हमारे पास में एक गिलास पानी है,
मान लीजिए मैक्स 200 ml पानी होगा, क्वांटिटी फिक्स हो गई, और विलायक भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, जल हो गया। हम इसमें चीनी घोल रहे हैं, चीनी हमने घोली, चीनी घुल जाएगी, ठीक है, थोड़ी और चीनी घोली, घुल जाएगी। पर क्या ऐसा है क्या कि हम इस 1 गिलास पानी में हम 500 ग्राम चीनी घोल देंगे? नहीं ना, हम इस पानी में, इस जल में एक फिक्स अमाउंट चीनी का घोल सकते हैं। एक ऐसी निश्चित मात्रा इस चीनी की होगी कि उसके पश्चात इस विलायक में और चीनी नहीं घुलेगी, पेंदे में, पात्र के पेंदे में बैठ जाएगी। तो जितनी मैक्सिमम चीनी इस जल में घुल सकती है, इस 200 ml जल में घुल सकती है, वही चीनी का अमाउंट इस 200 ml जल में क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। बात आ रही समझ में? भाई आपने रूम टेम्परेचर पे जल ले रखा है, तो उसमें क्या आप बहुत ज्यादा चीनी घोल सकते हो? क्या चाशनी बना सकते हो क्या ठंडे जल में? नहीं बना सकते हो। चाशनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने पहले ही फिक्स कर दिया है ताप, टेम्परेचर क्या करा दिया गया, ताप क्या है, दे दिया, वो टेम्परेचर फिक्स है। उस टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट ही आप इस विलायक में घोल सकते हो, और यही अमाउंट विलेयता कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स, कारक, फैक्टर्स कारक जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर यहां पे हम ले रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले हमने यहां पे क्या लिया है, विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो एक जो बेसिक फॉर्म यहाँ पे काम में ली जाती है केमिस्ट्री में, हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक्सक्यूज मी, समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, समान को घोलता है। इसको अपन कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे आपके पास में NaCl है, तो NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे आपके पास में CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो आप इसे बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, NaCl किस में घुल रहा है, H2 में, CCl4 किस में घुल रहा है, बेंजीन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि H2 क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, एक ध्रुवीय विलायक है। इसकी नेचर कैसी है, पोलर है ना, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, डाइपोल पाया जाता है, इसलिए पोलर है। जबकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, अब देखिए पोलर में डिसॉल्व कौन हो रहा है, NaCl की नेचर कैसी है, आयोनिक प्रकृति का ना, Na+Cl- आयन प्राप्त होते हैं, आयनिक नेचर है, और इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, इसलिए इसकी नेचर भी कैसी है, पोलर है। तो NaCl जल में घुल जाता है, अच्छी तरह से घुल जाता है, कोई इसमें इश्यू नहीं होता, आराम से अपन घोल सकते हैं, मैक्सिमम घोल सकते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, समान को घोलता है। तो NaCl किस में घुल रहा है, H2 में, क्योंकि NaCl की नेचर कैसी है, आयनिक है, पोलर टाइप की है, इसलिए किस में घुल रहा है, पोलर सॉल्वेंट में घुल रहा है। पर हमसे कोई पूछे कि क्या NaCl बेंजीन में घुल जाता है, नहीं घुलता है, क्योंकि NaCl की नेचर तो कैसी है, आयनिक, जबकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, बेंजीन में NaCl नहीं घुलेगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड में किसी भी प्रकार का डाइपोल पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है, यानी ये नॉन पोलर नेचर का है, अध्रुवीय। कैसा है ये, नॉन पोलर, अध्रुवीय। तो ये बेंजीन भी कैसा है, नॉन पोलर। तो इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, यानी समान प्रकृति वाले जो विलेय हैं, आयनिक प्रकृति के जो विलेय हैं, वो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे। वे विलेय, वे सल्यूट जिनकी नेचर आयनिक है, वे
पोलर नेचर के सॉल्वेंट में घुलेंगे और जिनकी नेचर सहसंयोजक है, अध्रुवीय है, वे अध्रुवीय विलायकों में ही डिसॉल्व होंगे। सबसे पहली बात ये, यानी यहाँ पे ये नेचर इसको सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है। NaClH2 में तो अधिकतम घुल रहा है पर बेंजीन में नहीं घुल रहा है। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में तो अधिकतम घुल रहा है परंतु H2O में नहीं घुल रहा है। रीजन, NaCl की नेचर आयनिक है, पोलर टाइप की है, इसलिए H2O में डिसॉल्व हो गया, नेचर समान है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय अणु है, बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर अध्रुवीय है, इसलिए बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड देखते हैं, टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की यहां पे हम बात करें तो देखिए, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल रहे हैं तो जब आप इसे डिसॉल्व करेंगे तो दो प्रकार की प्रोसेस हो सकती है, या तो हीट रिलीज होगी या हीट एक्सेप्ट की जाएगी, या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा ग्रहण की जाएगी। तो अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ऊष्मा बाहर निकल रही है, आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। और अगर ऊष्मा एक्सेप्ट की जा रही है, ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, तो आप कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, ऊष्मा जब अपन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, हीट एक्सेप्ट की जा रही है, जबकि यहाँ पे हीट रिलीज की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए ऊष्मा क्षेपी के लिए अपन बोले तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी 0 से क्या होगी, कम होगी। ऊष्मा शोषी के लिए क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, यानी 0 से अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। मोस्टली क्या होता है कि जो डिसॉल्व करने की प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है, ताप देने पर विलेयता बढ़ती है। जब आप ताप दोगे तो विलेयता बढ़ती है। देखिए डेल्टा जी का मान क्या है, 0 से कम है। ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक, ऊष्मा ग्रहण करना चाहता है। जब आप विलय को घोल रहे हो विलायक में तो ये प्रोसेस क्या चाह रही है, हीट एक्सेप्ट कर रही है, बाहर से ग्रहण कर रही है। और अगर आपने हीट देनी शुरू कर दी तो आप इस प्रोसेस के एडेप्टिव, अनुकूलित काम करना आपने शुरू कर दिया। जो ये प्रोसेस चाह रही है वो काम आपने शुरू कर दिया, यानी आप हीट दोगे तो विलेयता बढ़ेगी। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक क्या चाहता है, बाहर ऊष्मा निकाल रहा है, यानी घुलने के लिए क्या कर रहा है, ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। और आपने क्या किया, ऊष्मा देनी शुरू कर दी। तो ऊष्मा देनी शुरू कर दी तो आप प्रोसेस के ऑपोजिट वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे NH4Cl हो गया, NaNO3 हो गया। इनमें जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित की जाएगी, यानी ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ेगी। एंडोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज। एंडोथर्मिक में ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी बढ़ेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH को आप घोल रहे हो, कैल्शियम एसीटेट को घोल रहे हो, इनमें क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, विलेयता में कमी आएगी, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। ये चाहता है ताप में कमी और आप ताप बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, ऑपोजिट वर्क कर रहे हो, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो गई। यहाँ पे क्या हो रही है, NH4Cl और NaNO3 में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि खुद ही चाहता है ताप, टेम्परेचर चाहता है, हीट चाहता है, और आपने हीट देना शुरू कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे, ग्लूबर साल्ट। ग्लूबर साल्ट याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ग्लूबर लवण। ग्लूबर लवण, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना आपने, Na2SO4.10H2। ग्लूबर साल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, पर कब तक बढ़ती है,
32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से उच्च ताप पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। किसमें सॉल्युबिलिटी की बात हम कर रहे हैं? वाटर में, जल में, ठीक है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ताप के साथ में इस प्रकार से चेंज होती है, ध्यान रखिएगा 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपसे पूछ सकता है कि वो साल्ट जिसकी टेम्परेचर के साथ में सॉल्युबिलिटी परिवर्तित होती है, ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, तो कौन सा है? आपने ध्यान में रखना है ग्लूबर लवण Na2SO4.10H2O। यहाँ पे किस ताप पर इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है? 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है और 32.4 डिग्री के पश्चात इसकी सॉल्युबिलिटी में कमी आने लगती है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बता दें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है उसके पश्चात यहाँ पर जो आपको क्रिस्टलीय जल दिखाई दे रहा है, ये क्रिस्टलीय जल इससे अलग होना शुरू हो जाता है और इसकी सॉल्युबिलिटी में कमी आने लगती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिटा दूं इसे। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे दाब की, प्रेशर सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को प्रभावित नहीं करता है। दाब जो द्रव में आप ठोस घोल रहे हो उसकी विलेयता को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता? इसका कारण सुन लीजिए कि द्रव है वो एक फिक्स शेप में है, जिस पोर्ट में आपने ले रखा उसमें फिक्स शेप में। क्या आप प्रेशर डालेंगे तो इसकी शेप चेंज होगी? क्या नहीं होगी। क्या ठोस जो इस द्रव में चला गया उसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के द्वारा इफेक्ट नहीं की जाती है, ठीक बात है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से 3 फैक्टर्स देखे आपने? फर्स्ट, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड टेम्परेचर एंड थर्ड प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ने के लिए यहाँ पे जो फैक्टर अफेक्ट करेगा वो इफेक्ट करेगा दाब, प्रेशर, ठीक है। उसे पढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टर्म है, एक विशेष जो शब्दावली है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। नाम है एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, ठीक है। अवशोषण गुणांक जो गैसों की द्रव में विलेयता है उसको अवशोषण गुणांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? अवशोषण गुणांक होता क्या है, देखते हैं। अवशोषण गुणांक क्या है? देखिए यहां पे एक ये वाटर की ड्रॉप है, द्रव की, जल की बूंद है, या द्रव की मान लीजिए, कोई सा भी द्रव ले सकते हैं, जल ये मान लो। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम बता देते हैं 1 ml, या इसी को क्या कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस लिक्विड के इस 1 ml सॉल्यूशन में गैस है, कोई गैस उपस्थित है। इस गैस की ml में या
सेंटीमीटर क्यूब में हाउ मच अमाउंट डिसॉल्व, कितना ही मात्रा घुली हुई है। 1 ml द्रव, इसमें गैस की ml में कितनी मात्रा घुली हुई है, जितनी मात्रा घुली हुई होगी वही इस गैस का अवशोषण गुणांक या एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाएगा। 1 ml द्रव में किसी गैस की ml में जितनी मात्रा घुली हुई होती है उस गैस का एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहलाता है। ml को आप सेंटीमीटर क्यूब में भी शो कर सकते हो। आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव में गैस की जितनी सेंटीमीटर क्यूब में मात्रा घुली हुई होती है वह अवशोषण गुणांक कहलाती है। इसकी डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आपने लिख लेनी है, ठीक है, कि अवशोषण गुणांक होता क्या है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देना आपने, ठीक है। ओके, बात आ रही है समझ में, अवशोषण गुणांक क्या है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। 1 ml अमाउंट ऑफ गैस in ml, that is ml dissolve in 1 ml liquid, that is known as absorption coefficient, अवशोषण गुणांक। यानी गैस की ml में, अमाउंट यहाँ पे वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप, वॉल्यूम, गैस का ml में वह आयतन जो 1 ml द्रव में घुला हुआ हो, क्या कहलाएगा, एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहलाएगा। अब देखिए, जल में अवशोषण गुणांक के आधार पे हम यहाँ पे द्रव है, मोस्टली क्या द्रव के रूप में जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो क्या होता है, जल। अगर जल भी यहाँ पे लिया जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है, ओके। अब जल में अवशोषण गुणांक के आधार पर कुछ गैसेस के लिए एक सीरीज बनाई गई है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गैस के जल में गैसों के जल में अवशोषण गुणांक का, गैसों का जल में अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्रम कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। देखिए, अमोनिया वाटर में सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होती है, इसके पश्चात, अमोनिया के पश्चात HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भी डिसॉल्व होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होती है, इसके पश्चात H2S भी वाटर में खूब कंपैरेटिवली कम डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट CO2, फिर हम बात करेंगे एसिटिलीन, देन O2 और N2, यानी N2 का वाटर में डिसॉल्व सबसे कम होता है। ये है अवशोषण गुणांक की डिक्रीजिंग ऑर्डर में गैसेस की सीरीज जो आपने ध्यान में रखनी है। जो O2 N2 दी है ये वाटर के कंपैरेटिव अल्कोहल्स में ज़्यादा डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो किसका है, अमोनिया का है, और सबसे कम किसका है, N2 का। ये ध्यान रखिएगा, किसकी रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम, वाटर में, जल में इन गैसेस का ऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसे लिखिए, ओके। नेक्स्ट, फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं गैसों की विलयता को, और फैक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
फैक्टर्स, और फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा यहाँ पे? प्रेशर। बाकी तो सेम वही होंगे जो हमने सॉलिड की लिक्विड में पढ़ी थी, वही होंगे। प्रेशर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, हेनरी लॉ। हेनरी का नियम है, यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो गैसेज है, मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, ये वाला लिक्विड, यहां पे ये लिक्विड भरा हुआ है। अब इस लिक्विड में गैस की विलेयता हमें डिस्कस करनी है। गैस मान लीजिए ये कोई गैस है, ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, इसकी विलेयता की हम बात कर रहे हैं इस द्रव में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा महसूस करना, चीज़ जो बताई जा रही है वहाँ तक जाने की कोशिश करना, विजुअल स्ट्रॉन्ग रखना। अब इस ऑक्सीजन की इसमें विलेयता हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, तो प्रेशर लगाने पर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? इस द्रव में जाएगी, यानी इस द्रव में क्या होगी? विलय होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने थोड़ा प्रेशर लगाया तब ऑक्सीजन की विलेयता इस जल में क्या होगी? इस लिक्विड में क्या होगी? कम होगी। जब आप और प्रेशर लगाओगे तो विलेयता और बढ़ेगी। जब आप अधिक प्रेशर लगा रहे हो तो विलेयता और अधिक बढ़ रही है। यानी गैसों की इस द्रव में विलेयता प्रेशर के साथ साथ चेंज हो रही है। और कैसे चेंज हो रही है? बढ़ रही है। जितना ज्यादा दाब लगाया जा रहा है विलेयता उतनी ही अधिक बढ़ रही है। बेसिक सी ये थीम दिमाग में रखना। भी ये लिक्विड है और इस लिक्विड पे कौन है? कोई गैस है, O2 है, NH3 है, कोई सी भी गैस आपने ले ली और उस गैस की इसमें विलेयता अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पे जो प्रेशर है वो प्रेशर जितना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा इस गैस की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में उतनी ही अधिक होगी। इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे हेनरी लॉ डिस्कस कर रहे हैं। क्या है देखिए, हेनरी लॉ, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर फिक्स करेंगे सबसे पहले। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in solubility of gas in fix और यूनिट, निश्चित या यूनिट, solubility of gas in fix और यूनिट वॉल्यूम of solution at the equally Brum phase directly proportional to gas partial pressure. At the constant temperature, solubility of gas in fixed or unit volume of solution at the equilibrium phase directly proportional to gas partial pressure. ये है हेनरी का नियम, यानी इसे लिख सकते हैं हम, निश्चित ताप पर किसी गैस की किसी विलायक के निश्चित मात्रा के आयतन, निश्चित ताप पर किसी गैस की किसी विलायक के निश्चित मात्रा के आयतन, या इसे थोड़ा सा चेंज कर दें, लैंग्वेज पूरा जो सेंटेंस सही बन जाएगा। निश्चित ताप पर किसी
विलायक के निश्चित मात्रा के आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर उसके किसके, गैस के साम्य पर उसके दाब के समानुपाती होती है। निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित मात्रा के आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर उसके दाब के समानुपाती होती है। यह है हेनरीज लॉ, एक इंपॉर्टेंट नियम, एक महत्वपूर्ण नियम। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन फिक्स और यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होगा भी ये, ऑफ सॉल्वेंट एट द इक्वली फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको हेनरी का नियम मिल जाता है। इसका जो मैथमेटिकल फैक्टर है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप इसको लिख लीजिए इसे। चले आगे। ओके, तो क्या कह रहा है, बेसिक जो इसने थीम दी है वो क्या दी है हेनरी ने, कि solubility of gas directly proportional to partial pressure कहाँ, जो सतह पे दाब लगाया जा रहा है, above partial pressure on above surface of liquid, द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब। ठीक है, सॉल्युबिलिटी गैस की विलयता, ये आपने ध्यान रखना है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका हेनरी का नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है जो कि आपने ध्यान में रखना है। आ रही है बात समझ में, कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की विलेयता किस पर डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑन अबव सरफेस और लिक्विड। पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, पार्शियल प्रेशर द्रव की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी, ऑफ गैस ऑन अबव सरफेस ऑफ लिक्विड। इसे लिखिए, फिर से सुनिए क्या कह रहा है हेनरी, कि निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित मात्रा का आयतन, विलायक का आयतन क्या है, निश्चित है, उसमें गैस की विलेयता कितनी होगी, जितना ये गैस दाब डाल रही है, जो डिजोल्व गैस है उसकी अमाउंट कितनी होगी, जितना ये गैस दाब डाल रही है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी समानुपाती होगी। दाब जितना ज्यादा होगा अमाउंट उतना ही अधिक होगा, दाब जितना कम होगा अमाउंट उतना ही कम होगा। ये है हेनरी का नियम, सिंपल सा नियम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसे उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल फैक्टर देखते हैं हेनरी का क्या है, देखिए, इफ पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब, देखिए एक वर्ड जो काम में ले रहे हैं हम, आंशिक दाब काम में ले रहे हैं, क्योंकि जो लिक्विड है उसकी सतह के ऊपर जरूरी थोड़ी एक ही गैस है, एक से अधिक हो सकती है, O2, N2, H2, इस तरह से 2-3 गैसें हो सकती है। तो प्रत्येक का दाब, इस पर जो टोटल दाब लग रहा है उसमें इंडिविजुअली एक गैस के दाब को हम क्या कहेंगे, आंशिक दाब। एक लिक्विड है, उसकी सतह पर 3 गैसें हैं, 3 गैसों का दाब है, कुल दाब है। अब एक गैस के दाब उस कुल दाब में से क्या कहलाएगा, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। तो इफ पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब गैस का P हो, जिससे
विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, अमाउंट ऑफ गैस, m हो, स्मॉल m हो तो बाय हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम से। तो घुली हुई मात्रा किसके समानुपाती होगी? m प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है? गैस की घुली हुई मात्रा। p क्या है? दाब। ठीक है, अब यहां पे m इज इक्वल्स टू के पी। k इज ए कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट, k यहां पे स्थिरांक है। अब देखिए, यदि गैस की घुली हुई मात्रा को मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जो m है, m को हम किसके रूप में शो कर रहे हैं? मोल भिन्न के रूप में। मोल भिन्न लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ध्यान है हमें? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x, m की जगह क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू k अपॉन पी, के पी लिखेंगे ना, ये लिखेंगे। m की जगह क्या रख दिया? x। अब देखिए, p इज इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन के एक्स, के कांस्टेंट है, इधर गया तो क्या हो गया? 1 अपॉन के। इफ k इज 1 अपॉन k इज इक्वल्स टू के एच। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। के है हेनरी कांस्टेंट, तो क्या लिख देंगे? P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, दिस इज द हेनरीज लॉ। ये है इक्वेशन 4 हेनरीज लॉ। देखते हैं, कैमरे में आ रहा है? हाँ, दिख रहा है। देखिए, ये इक्वेशन मिली है हमें हेनरीज लॉ के लिए। तो देखिए, इसे कुछ हम इसकी समझने की कोशिश करते हैं इसको। P इज इक्वल टू के एच एक्स। के एच क्या है? एक कांस्टेंट है। P x के प्रोपोर्शनल है। x क्या है? वह अमाउंट जो वाटर में डिजोल्व है, उसको अपन ने x से शो करा है। तो देखिए, गैस के द्वारा लगाया गया दाब, जितना गैस द्रव की सतह पे दाब लगा रही है, उतनी ज्यादा उसकी मोल भिन्न क्या होगी? लिक्विड में अधिक होगी। भाई, जितना गैस ज्यादा दाब लगा रही है, तो गैस की जो मोल भिन्न है लिक्विड में जो विलेयता है, उसको अपन ने किससे शो कर दिया? x से। अमाउंट को x से शो कर दिया, तो x क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। भाई, गैस जितना ज्यादा दाब लगा रही है, जितना ज्यादा ये पार्शियल प्रेशर होगा, उसकी मोल भिन्न उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हेनरी का नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल भिन्न के, उस विलायक में उसकी घुली हुई मोल भिन्न के समानुपाती होता है। लिख लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। लिखिए इसे। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं हम। क्या आएगा ग्राफ? हमें इक्वेशन मिली थी P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, इसी से हम ग्राफ बनाते हैं। तो क्या P प्रोपोर्शनल टू x हो सकता है? हो सकता है ना। तो हम क्या करें, ये ग्राफ बना लेते हैं। हम एक एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं? इधर क्या ले लें? P ले लें प्रेशर, और यहाँ पे ले लें मोल भिन्न। क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मिलेगा हमें? यही मिलेगी सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, ये हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। अब देखिए, इस रेखा में जो ये स्लोप है, स्लोप क्या होगा? यही होगा ना, थीटा। यही तो होगा थीटा। स्लोप
इज इक्वल्स टू क्या होता है टेन थीटा, और ये टेन थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा के एच, इस के एच के इक्विवेलेंट होगा, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल्स होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे हम इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू पी अपॉन के एच, ऐसे लिख सकते हैं इसे, x इज इक्वल्स टू पी अपॉन के एच। इससे हमने ये रूप प्राप्त किया। देखिए x क्या है, गैस की मोल भिन्न जो कहाँ है, लिक्विड में है, P पार्शियल प्रेशर KH। अब यहाँ KH कहाँ है, डिवाइड में, ये तो विलेयता है, घुली हुई मात्रा है, KH यहाँ पे डिवाइड में है। तो अब आप मुझे बताइए कि KH का अमाउंट अधिक होने पर विलेयता अधिक होगी या कम होने पर विलेयता अधिक होगी। हमें विलेयता के लिए x का मान क्या चाहिए, अधिक चाहिए। x का मान जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, मोल भिन्न का मान जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो हमें सोल्यूबिलिटी के लिए x की वैल्यू क्या चाहिए, हाई चाहिए, x की वैल्यू हाई चाहिए। तो KH की वैल्यू, KH यहाँ कहाँ है, देखिए इनवर्स प्रोपोर्शनल है इसके, देखे तो डिवाइड में, तो KH का मान जितना कम होगा विलेयता उतनी ही अधिक होगी। यानी KH का मान अगर बढ़ेगा x की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी भी घटेगी। अगर KH का मान कम होगा, x का मान क्या होगा, मोल भिन्न का मान क्या होगा, अधिक होगा, और सोल्यूबिलिटी भी अधिक होगी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी भी अधिक होगी। यहाँ पे ये बेसिक टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। KH पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। पूछ लिया जाए कि KH की वैल्यू अधिक होने पर सोल्यूबिलिटी अधिक होगी या कम होगी, तो तुरंत बता दीजिए x कम होगा, x कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। KH की वैल्यू कम होने पर x की वैल्यू अधिक होगी, सोल्यूबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी, एग्जांपल्स क्या क्या है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन सोडा वाटर। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने सोडा वाटर। सोडा वाटर सबने पिया होगा। सोडा वाटर को जैसे ही हम खोलते हैं तो सोडा वाटर फिज कर जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। हम सबने ये देखा है, लाइव एग्जांपल देख रखा है सबने। भाई सोडा वाटर है, उस सोडा वाटर की जैसे हमने बोतल है ये सोडा वाटर की, ये सोडा वाटर है। जैसे ही हम बोतल को खोलेंगे तो वैसे ही इसमें उपस्थित गैस बाहर, यहां से बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, देखिए सोडा वाटर की बोतल को जब पैक किया गया था तो हाई प्रेशर पे पैक किया गया था, यानी यहां पे इस गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों किया गया, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही तो इस गैस की, कौन सी गैस भरी होती है सोडा वाटर में, CO2। सोडा वाटर को कौन से लिक्विड बोलते हैं, कार्बोनेटेड लिक्विड बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा इस CO2 का प्रेशर होगा, CO2 की सोल्यूबिलिटी इस लिक्विड में उतनी ज्यादा होगी ना। तो सोडा वाटर की बोतल को पैक कैसे किया जाता है, हाई प्रेशर पे किया जाता है। प्रेशर हाई था, CO2 डिसॉल्व थी। जैसे ही आपने ढक्कन खोला, ये लो ढक्कन खोल दिया, ढक्कन खोलते ही यहां पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और प्रेशर कम होते ही यहां पे जो CO2 डिसॉल्व थी वो कहां निकलने लगी, बाहर निकलने लगी। यानी CO2 की सोल्यूबिलिटी क्या होने लग गई, कम होने लग गई। समझ में आ रही बात। हाई प्रेशर पे इसको पैक किया था तब तो CO2 की सोल्यूबिलिटी इसमें बहुत थी, एकदम उसमें घुली हुई थी। ढक्कन खोलते ही प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर में गिरावट आ गई, फॉल कर गया, और जैसे ही फॉल करा तो CO2 बाहर निकलने लग गई। फर्स्ट एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि सोडा वाटर की बोतल्स को हाई प्रेशर पे क्यों बंद किया जाता है, उच्च दाब पे क्यों बंद किया जाता है, CO2 की विलेयता द्रव में बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे हम डिस्कस करते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, एनोक्सिया एक डिजीज मान सकते हो आप, एक बीमारी मान सकते हो। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, हम ग्राउंड पे हैं ठीक है, मैदानों में ठीक है, फ्लैट्स पे हैं ओके, पर जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, तो वैसे वैसे जो सोचन शक्ति है, कंफ्यूजिंग कंडीशन है, वो बढ़ने लगती है।
दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता है, मस्तिष्क डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रह पाता है, इसी को बोलते हैं एनोक्सिया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अपन फ्लैट्स पे हैं, ग्राउंड पे अपने, तब तक ठीक है, पर हाइट पे जाएंगे तो वैसे वैसे जो प्रेशर है अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे कम होता जाएगा, वायुदाब क्या होता जाएगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो इस एयर प्रेशर कम होने के कारण ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वह ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाएगी, और ब्रेन को अगर कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इसी से ब्रेन क्या होगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। इसीलिए पहाड़ों पर जो ऊंची ज़्यादा हाइट्स पे लोग रहते हैं उनकी सोचन शक्ति कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होने के कारण ब्रेन को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। समझिएगा, फील लीजिएगा कि जैसे हाइट पे गए तो प्रेशर क्या हो गया, कम, प्रेशर कम हो गया तो ब्लड क्या है, लिक्विड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन की ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो ब्रेन को जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है और ब्रेन डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रह पाता है, इसी को बोलते हैं एनोक्सिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं डीप सी डाइवर्स, जिन्हें गोताखोर बोलते हैं। गोताखोर एक सिलेंडर साथ में यूं कंधों पे एक सिलेंडर टांग के डीप सी में जाते हैं। सिलेंडर में क्या होती है, हम बोलते हैं ऑक्सीजन। जनरली उस ऑक्सीजन को, जो गोताखोर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, उस ऑक्सीजन को हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोताखोरों के सिलेंडर में जो गैस होती है उसको हीलियम से डाइल्यूट क्यों करते हैं? समझिएगा, देखिए एकदम पहुंच जाइए उसी जगह पे जैसे हम ही समुद्र में गए हुए हैं। जैसे जैसे समुद्र में डीप सी जाएगा गोताखोर, जो सी डाइवर है वो अंदर जाएगा, उस पर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हेनरी के नियम के अनुसार बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो रक्त में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन आ जाएगी। चलो ये तो आ गई। अब जैसे वो वापस ऊपर की ओर आएगा तो प्रेशर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है तो O2 की ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे ही वो ऊपर आएगा तो उसमें बुलबुलों के साथ, जैसे यहाँ पे निकली थी ना गैस, उसी प्रकार से बुलबुलों के साथ उसके ब्लड से ऑक्सीजन अलग होगी, और अलग होकर कहाँ चली जाएगी, कैपिलरीज में चली जाएगी, जो कि बहुत ही स्ट्रोंगली दर्द होने वाली कंडीशन होती है। इतनी प्रचंड पीड़ा होती है, इतना हाइपर पेन होता है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही थी किसमें, ब्लड में। क्यों हो रही थी? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ था। ऊपर आया, प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन तेजी से क्या हो रही है, ब्लड से बाहर निकल रही है, और ब्लड से बाहर निकल के जो केशिकाएं हैं शरीर में उनमें जा रही है, जिससे बहुत ज्यादा हाइपर पेन होता है। इसी से बचने के लिए जो सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिला दिया, हीलियम मिला दिया। अब जब डीप सी जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ कौन उपस्थित है, हीलियम, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। हीलियम ब्लड एक्सेप्ट करता नहीं है, इनर्ट है। तो अब क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन पहले घुल रही थी उसके कंपेरेटिव अब ब्लड में ऑक्सीजन कम जा पाएगी, और इसलिए जब जो डीप सी डाइवर ऊपर आएगा, गोताखोर ऊपर आएगा, तो ऑक्सीजन अलग तो होगी परंतु कंपेरेटिव टू फर्स्ट कंडीशन बहुत ही कम होगी, जिसे सी डाइवर्स आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। यही रीजन है कि डीप सी डाइवर्स की जो गैस सिलेंडर में जो गैस होती है उसको हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, ओके। इसके देखिए हेनरीज लॉ के लिए कुछ लिमिट्स है जो हमने ध्यान रखनी है। एक तो फर्स्ट तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। लिमिट्स, हेनरीज लॉ की लिमिट्स बता रहा हूं आपको। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, हाई प्रेशर, अत्यधिक उच्च दाब नहीं होना चाहिए, अत्यधिक निम्न ताप नहीं होना चाहिए, और सॉल्यूट या गैस और सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। गैस और सॉल्यूट में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ये चार कंडीशंस होगी तब ही हेनरीज लॉ अप्लाई होगा। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, जो प्रेशर है वो हाइपर नहीं होना चाहिए, और
ताप है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और गैस और सॉल्वेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये था आज की क्लास के लिए सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और हेनरीज लॉ। इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, सेल्फ लैंग्वेज में नोट्स लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैक्सिमम रिपीट करिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।